Hello everyone, welcome back to your online class. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Today topic is American Constitution, अमेरिका का संविधान। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे जो कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास में हम अमेरिका का संविधान स्टार्ट कर रहे हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेरिका की अगर हम एरिया की बात करें तो वहाँ का एरिया है 98,26,629 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और अगर 2000 में वहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन थी 28,13,86,000, ठीक है। ये 2000 में थी और अब तो बढ़ गई होगी, ठीक है। आप देखेंगे मेनली जो अमेरिका है वो ईसाइयों का देश है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे यहूदी भी पाए जाते हैं, है ना। और एशिया के आसपास के बौद्ध धर्म, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म के भी 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। मेनली वहाँ की जो पॉपुलेशन है 76% वहाँ पर श्वेत लोग रहते हैं, गोरे लोग, है ना। लेकिन काले लोगों की भी वहाँ पर 2,60,00,000 की पॉपुलेशन है, जो ऊपर नीचे होती रहती है, थोड़ी बहुत, है ना, चेंजेस आते रहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं अमेरिका बहुत अधिक विविधताओं का देश है, मतलब उसमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है। हम बस ये नहीं कह सकते कि इसमें इस धर्म के लोग हैं या सिर्फ सारे श्वेत लोग रहते हैं, तो वहाँ पर विविधता है, मतलब वैरायटी है, ओके। अब हम देखेंगे कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप से बना है, ओके। राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उदय। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, 1789 में। और ये एकदम नहीं बन गया, इसके पीछे उन्होंने कम से कम 150 साल 150 ईयर्स का संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, यूरोपवासी जो यूरोप के लोग थे वो जब वहाँ जाकर रहने लगे और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा करी, फिर उसके बाद अपना संविधान बनाया। इसका पूरा प्रोसीजर है जो 4 लेवल में डिवाइड है, 4 लेवल में, ठीक है। उन्हें हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो फर्स्ट वन इज औपनिवेशिक युग, डोमिनियन पीरियड, ठीक है। ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका आज विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल और समृद्ध लोकतंत्र है ना। लेकिन ये पास्ट में ये भी क्या था, स्वतंत्र नहीं था। अगर हम 1492 की बात करें तो स्पेन का एक निवासी था कोलंबस, उसने पश्चिमी हिंदू द्वीपों वेस्ट इंडीज़ आइलैंड की खोज की थी। कोलंबस का नाम सबने सुना है ना। वहीं पर उन्होंने खोज की थी वेस्ट इंडीज़ आइलैंड की, ठीक है। फिर इस तरह क्या हुआ, यूरोप के लोग अमेरिका में जाकर रहने लगे, उन्हें एक नई जगह मिल गई, अब वो वहाँ जाकर रहने लगे। और 17वीं सेंचुरी में बहुत सारे यूरोप के लोग वहाँ जाकर रहने लगे और वहाँ ही जाकर बस गए अमेरिका में, ठीक है। और उनके छोड़ने का मेन रीज़न था फाइनेंशियल और रिलीजियन, वो धर्म, आर्थिक और धार्मिक वजह से वहाँ पर जा रहे थे, ठीक है। और मेनली जो लोग वहाँ पर जा रहे थे वो क्या थे, अंग्रेज़ थे। और वो अपने साथ वहाँ जो उनकी कल्चर था उसको भी वहाँ पर लेके जा रहे थे, जो ट्रेडिशन को वो फॉलो कर रहे थे, है ना। तो वो व्यवस्था प्रिय थे, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि हमें उपनिवेशों की स्थापना करनी चाहिए, मतलब कॉलोनीज बनानी चाहिए, और ब्रिटिश सरकार से आज्ञा पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए, मतलब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, है ना, और उसके बाद कॉलोनी बनाकर, उपनिवेश बनाकर वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने यही किया। और 1775 में 13 उपनिवेश की स्थापना की, 13 उपनिवेश बनाए गए। उपनिवेश आप सब समझ रहे होंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। उपनिवेश का मतलब होता है कि मीन्स कॉलोनी बनाकर रहना वहाँ पर। जैसे आप इंडिया के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो ब्रिटेन के लोग उन्होंने यहाँ पर उपनिवेश बना लिया था, वो यहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह वहाँ पर कितने कॉलोनी बनाई गई, 13। नेक्स्ट है आपका टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ओर। अब पहले तो वो औपनिवेश की तरह से रह रहे थे, 13 तरह की उन्होंने औपनिवेश बना लिए थे, है ना। अब उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी, क्यों, क्योंकि जो अमेरिका में बस गए थे अब उन्हें यही अच्छा लग रहा था, अब वो इसे ही अपनी जगह मान रहे थे, यहीं पर अपना कल्चर प्रमोट कर रहे थे, है ना। और उनमें
नेशनलिज्म का विकास होने लगा, राष्ट्रीयता का विकास होने लगा, ठीक है। उन्हें यहीं पर जहाँ पे रहने लगे थे वो वहीं से अटैचमेंट हो गया था और वो वहीं पर स्वशासन के बारे में सोचने लगे थे, ठीक है। अब 1760 की बात करें हम, 1760 में, तो ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडीशन उस समय बहुत शोचनीय हो गई थी, मतलब अच्छी नहीं रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इंग्लैंड ने अमेरिका पे तरह तरह के टैक्स लगा दिए, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए और ऐसी ऐसी स्कीमें बनाई कि जिससे सिर्फ प्रॉफिट इंग्लैंड को हो। तो इन सब ने मिलकर उसका विरोध किया कि भाई हम ऐसा नहीं देंगे, है ना। तो इन लोगों ने साथ में मिलकर कहा, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, ठीक है। फिर 16 दिसंबर 1773 को 1773 को मैसाचुसेट्स कि बोस्टन नगर में वहाँ के जो लोग थे उन्होंने चाय से भरे 3 जहाज़ों को नष्ट कर दिया, बेकार कर दिया, ठीक है। और फिर ब्रिटिश शासन इनके अगेंस्ट हो गया, तो सारे उपनिवेशों ने मिलकर इनको सपोर्ट किया कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना है, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए 1774 में फिलाडेल्फिया में एक मीटिंग की, ठीक है। इसी मीटिंग को महाद्वीप की प्रथम कांग्रेस कहा गया, फर्स्ट कांग्रेस, ओके। एक एसोसिएशन बनाया इन लोगों ने, जिससे क्या हो, सम्राट के पास इन्होंने एक याचिका भेजी, पिटीशन भेजी, लेकिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज तृतीय, उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, है ना। और इसके बाद अमेरिका में क्या हो गया, विद्रोह और तीव्र हो गया। सब लोग अब और ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि हमें तो अपने आप को अब स्वतंत्र कराना है, ठीक है। फिर 10 मई 1775 में फिलाडेल्फिया में एक दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई। पहले फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो भी यहीं पर हुई थी 74 में। अब नेक्स्ट ईयर फिर सेकेंड मीटिंग हुई, ठीक है। इसमें इंग्लैंड को युद्ध का प्रस्ताव भेजा गया, वॉर का, ठीक है। अब वहाँ के जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, उन्हें अमेरिका की नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति भी अपॉइंट कर दिया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन सबने नाम सुना होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ लोग उनके फेवर में थे कि हमें इन टैक्स से तो छुटकारा चाहिए, है ना, लेकिन हमें पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर नहीं आना है। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एग्रीमेंट करने के लिए रेडी नहीं थी, है ना। तो फिर मजबूरन इन लोगों को क्या करना पड़ा, युद्ध का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। और 4 जुलाई 1776 को औपचारिक रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। मतलब इन लोगों ने 4 जुलाई 1776 में ये अनाउंस कर दिया था कि अब हम अमेरिका को स्वतंत्र कराएंगे, ठीक है। 23 अगस्त 1775 को जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज थर्ड, उन्होंने अनाउंस किया कि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है, ठीक है। मतलब वो अब हमारे फेवर में नहीं है और उन्हें उनका विद्रोह कुचलने का निश्चय किया गया कि मतलब उनको ऐसे ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन फिर जब ये वॉर हुआ तो 6 ईयर तक चला और लास्ट में क्या हुआ, ये लोग हार गए इंग्लैंड वाले और अमेरिका जीत गया, ठीक है। और 1783 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक संधि संपन्न हुई, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर इसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कन्फेडरेशन, परिसंघ की स्थापना। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा अनाउंसमेंट होने के बाद जो अमेरिकी उपनिवेश थे वो क्या हुए, एक साथ आ गए, संगठित हो गए, ठीक है। यूनिटी बना ली उन लोगों ने और ये फील किया अब हमें एक परिसंघ की स्थापना करनी है, कन्फेडरेशन बनाना है, ठीक है। फिर महाद्वीपीय कांग्रेस, उसमें काफ़ी आपस में डिबेट हुई। फिर उसके बाद 17 नवंबर 1777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पेश हुआ कि मतलब अब हमें ये बनाना चाहिए। फिर 1781 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। लेकिन सबको पता था ये शुरू से ही क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, निर्बल है, वीक है। और फिर किसकी मांग उठी, नए संविधान की, कि हमें नया संविधान बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है संविधान का निर्माण, एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान था वहाँ का, मतलब जो उन्होंने परिसंघ बनाया था वो बहुत कमज़ोर था, ठीक है। तो इसलिए जो विधान है, कानून है, उस पर दोबारा सोचने के लिए 25 मई 1787 को फिर से फिलाडेल्फिया में एक मीटिंग हुई, ठीक है। इसमें 13 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया,
जिसमें बहुत सारे पॉपुलर पर्सन थे, ठीक है। और जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस सभा की अध्यक्षता की, मतलब वो अध्यक्ष बने, हेड बने। और नए संविधान के निर्माण में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जो कि आना जनरली था, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही 2 वर्ग बन गए, ठीक है। कौन कौन से 2 वर्ग? पहला था जो संघवाद के समर्थक थे, मतलब जो चाहते थे यूनियन बने, है ना। और दूसरे जो इसके विरोधी थे कि यूनियन नहीं बननी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ? संघवादी पक्ष जीत गया और परिसंघ के स्थान पर नवीन संघराज्य की स्थापना का प्रारूप तैयार हो गया। मतलब अब नया संघराज्य बनेगा। संघराज्य का मतलब होता है ये लोग अगर एक बार आपस में मिल गए हैं तो फिर अलग नहीं हो सकते, ठीक है। फिर इनका जो सम्मेलन हुआ उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। वहाँ पे जो बड़े और छोटे राज्य थे उनके जो प्रतिनिधि थे वो आपस में विरोध कर रहे थे एक दूसरे का। फिर 10 दिन तक बहुत बहस चली, फिर एक महान समझौता हुआ, ग्रेट एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसके अनुसार जो व्यवस्थापिका है वहाँ का लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउसेस होंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस होगा निम्न सदन, प्रतिनिधि सभा, जिसमें जो रिप्रेजेंटेड होंगे उन्हें जनता वोट देकर जिताएगी। और जो सेकेंड हाउस होगा वो होगा सीनेट, जिसमें छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। मीन्स इलेक्शन नहीं, जो जितने भी राज्य हैं सबके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब सम्मेलन के जो भी मेंबर्स थे वो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लैंड की तरह संस्थात्मक व्यवस्था न अपनाकर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई। मीन्स पार्लियामेंट्री ना अडॉप्ट कर प्रेसिडेंटियल अडॉप्ट की। मीन्स जो प्रेसिडेंट है वो हेड होगा, मतलब राष्ट्रपति का शासन चलेगा, राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ आएंगी। और फाइनली 26 जुलाई 1787 तक संविधान के सभी जितने भी प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, सब पर सहमति हो गई और 26 प्रस्तावों के रूप में भावी संविधान को स्वीकार कर लिया गया। कितने प्रस्ताव आए? टोटल 26, ओके। और इन सबको 8 सितंबर 1787 को मिस्टर मॉरिस की अध्यक्षता में एक समिति बैठाई गई और जिसमें 15 सितंबर तक संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया और 17 सितंबर 1787 को इस पर साइन हो गए, ओके। तो इस तरह से उनका संविधान का निर्माण हो गया। अगर बात करें हम संविधान का अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन, ठीक है। तो जो फिलाडेल्फिया में जो मीटिंग हो रही थी वो एक संप्रभु संविधान की नहीं थी, क्योंकि इसके जो डिसीजन थे वो तभी इफेक्टिव होंगे जब 2/3 स्टेट मीन्स 13 में से 9 स्टेट इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। लेकिन जो कानून थे उन्हें स्वीकार करने में राज्य ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट फेडरलिस्ट जो संघवाद के समर्थक थे, दूसरे थे एंटी फेडरलिस्ट जो संघवाद के विरोधी थे, ठीक है। अब वो विरोध इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि संविधान में अधिकार पत्र नहीं था, ठीक है। और बाद में ये तरकीब निकाली गई कि हमारा जब संविधान बन जाएगा उसके बाद हम अधिकार पत्र भी लाएंगे। तो ये आपका था कि किस तरीके से अमेरिका का संविधान बना। अब अमेरिका के संविधान के सोर्स क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।